कहानी है, मैं एक लड़की हूँ, भाग दो। उफ, ये क्या गंदे विचार उसके मन में घर कर चुके हैं। ओह, क्या किया जाए। वह सिर्फ एक बच्ची है। मैं उसे कैसे समझा सकती हूँ। उसने उन चीजों को समझ लिया है जो उसकी उम्र के लिए नहीं है। अब मैं उसे वो चीजें कैसे समझाऊं जो वो समझ ही नहीं सकती। वह रोती रही और मैं उसे तब तक सहलाती रही जब तक उसका रोना कम नहीं हो गया। एक बार जब वह चुप और शांत हो गई, तो मैंने उसे अपने से अलग किया और उसकी ठोड़ी उठाकर उन चीजों को समझाने की कोशिश की, जो केवल बड़े लोग ही समझ सकते हैं। क्योंकि फिर मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, उसे अपनी उम्र से आगे ले जाने के अलावा। विभिषा सुनो, दूसरों की वजह से कोई नहीं मरता है, और किसी के लड़की होने की वजह से तो बिल्कुल नहीं मरता। समझी न तुम। वह सुन रही थी जबकि उसकी आंखें मुझ पर लगी रहीं। बच्चों और तुम्हारे जैसे सुंदर बच्चों की वजह से मम्मा पापा पास आते हैं और अलग नहीं होते। अगर मम्मा पापा अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वे किसी दूसरे को किसी दूसरी वजह से पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसे, मुझे कुछ उदाहरण नहीं सूझ रहा था। जैसे, हाँ, जैसे आप कुछ समय के लिए अपनी नई भाभी को प्यार करते हैं, और फिर कुछ समय बाद आप इसे उतना पसंद नहीं करते, जितना आप इसे तब पसंद करते थे जब वो नहीं थी। क्या समझ रही हो? विभिषा ने नीचे देखा, शायद समझने के प्रयास में, और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर हामी भरी। मुझे खुशी हुई कि मैं उसे कुछ कुछ समझा पा रही थी। तो अब आप बताओ कि क्या आप अपनी गुड़िया या टेडी को किसी और की वजह से पसंद और किसी और की वजह से पसंद करना बंद कर देते हो? उसने तुरंत सिर हिलाकर जवाब दिया, अच्छा, ठीक इसी तरह मम्मी पापा भी किसी दूसरी की वजह से एक दूसरे को पसंद करना बंद नहीं करते। देखो, अब आप दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, इसे हमेशा याद रखना। पहली बार मैंने उसके होंठों के कोनों को खींचते देखा, और फिर हल्की शर्माहट के साथ उसने अपना चेहरा मेरे बाएं हाथ पर टिका दिया। क्या पापा कभी मेरे पास वापस आएंगे? आपने कहा कि बच्चे, मेरे जैसे बच्चे मम्मी पापा को पास लाते हैं, जैसे सपना ने किया। मैंने उसे सहलाया। हाँ, कैसे? उन दोनों को प्यार करके। लेकिन मम्मा तो पापा के बारे में बुरी बातें कहती हैं और पापा भी मम्मी के बारे में कहते हैं। आप उन दोनों से कहना कि आप दोनों को प्यार करते हो। वह एक हम के साथ चुप हो गई और मैंने बेडरूम के दरवाजे के बाहर अंधेरे में देखना शुरू किया, जहां खाने की मेज है मगर जो अंधेरे में मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन उस खाने की मेज की यादें अभी भी मेरी यादों में ताज़ा हैं। मैं अपनी यादों में देख पा रही हूँ कि उस नीची टेबल के एक किनारे में, मेरे दाहिने किनारे पर मेरा छोटा भाई और बाएं किनारे पर सबसे छोटी बहन बैठे हैं, जबकि माँ सामने बैठी हैं। सभी रात के खाने के बाद अपनी अपनी आइसक्रीम पर झुके हुए थे। मुझे आइसक्रीम का कोई खास शौक नहीं था। इसके अलावा मेरा पेट भी भरा हुआ था। पिताजी को पीछे छोड़कर माँ हम सबको इस फार्म हाउस पर घुमाने लाई थी। मुझे आइसक्रीम की बजाय सबके साथ बैठने में मजा आ रहा था, और मैं आइसक्रीम से ज्यादा सबके साथ का लुत्फ उठा रही थी। काश मैं समय को वापस मोड़ सकती और इस पल को कैद कर सकती, क्योंकि ठीक इस पल के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। माँ ने तभी पिताजी से अलग होने की बात छेड़ दी। मैं 13 की थी और मैं समझ सकती थी कि इसका क्या मतलब है। मुझे नहीं पता कि मेरे 7 साल के भाई और 5 साल की बहन इसे कितना समझ सके। लेकिन जैसे इतना कहर ढाना काफी नहीं था, उन्होंने आगे भी कहा, पिताजी तुम में से एक को अपने साथ रखना चाहते हैं। तुरंत मेरी बहन माँ के कंधे से झूल गई और कहा, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। और अगले ही पल मेरा भाई भी माँ से चिपक गया, मैं भी नहीं। मैं स्तब्ध थी। हर कोई मुझे ठंडी आंखों से देख रहा था, जैसे कि मैं कोई अपराधी थी या परिवार के बाहर निकाल दी गई कोई चीज थी। मुझे उनसे अलग करती हुई परायपन से भरी वे आंखें मुझे आज भी कंपा देती हैं। मगर इस समय मैं अपनी गीली बांह के कारण कांप उठी, जो विभिषा के मुंह से निकले लार की वजह से गीली हो चुकी थी। मैंने उसका सिर लिया और धीरे से उसे जगाए बिना तकिए पर रखा, जबकि मैं उसकी बाईं ओर के गील बिस्तर पर ही सो गई। हमारी कॉफी टेबल पर ठंडी हो रही थी, और हम में से किसी को उसे पीने का ध्यान नहीं था। तन्वी अपने झुके हुए सिर के साथ एक अपराधी की तरह बैठी थी।
और फिर भी मैं एक क्रूर शिकारी की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। देखो तन्वी, मुझे पता नहीं कि आर्जव के साथ आपकी जिंदगी कितनी बुरी होगी, लेकिन यह अलगाव विभिषा को तबाह न कर दे। वह खुद को व्यक्त करने से डर रही है। वह कुछ भी करने से डरती है। उसका आत्मविश्वास डांवाडोल हो चुका है। वह ऐसा महसूस करती है कि जो कुछ भी वो करती है वह गलत हो जाता है। और अगर कुछ गलत हो जाता है, तो आप भी उसे पापा और दादी की तरह छोड़ दोगी। मैंने आपसे पहले आग्रह किया था और इस बार प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज एक काउंसलर के पास जाओ। मेरी ओर देखने की बजाय दूसरी ओर चेहरा कर वह फुसफुसाई, मैं आर्जव के पास नहीं जा सकती और विभिषा का बहाना लेकर कोई फेवर नहीं मांग सकती हूँ। वो समझेगा कि मैं विभिषा का बहाना कर उसके करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ। ओह, तो फिर मुझे देखो तन्वी, मुझे अच्छी तरह से देखो। उसने अपनी आंखें मेरी ओर कर दी और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने अपनी बात की। मैं एक तलाकशुदा माता पिता की बच्ची हूँ। मुझे देखो तन्वी, अलगाव की क्रूरता से बचने के लिए मैंने किसी आदमी को अपनी जिंदगी में आने ही नहीं दिया। मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और जब मैं कॉलेज में ही थी, तभी यह बड़ी संपत्ति छोड़ गए। यदि स्कूल में बच्चों के लिए नहीं जीना हो तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। यह पूरी तरह से खाली है। मैं सामने थोड़ा और झुकी, मानो उसकी आंखों में और आगे घुसना चाहती हूँ। अब विभिषा की कल्पना करो, आपकी अपनी विभिषा के भविष्य की। मेरे माता पिता का तलाक बहुत आराम से हुआ था। वे तुम दोनों की तरह लड़ते नहीं थे। मैं अपनी मुद्रा में वापस लौटते हुए सीट पर आराम से बैठ गई और हथेलियां फैला कर कहा, अब आपके ऊपर है। आप पहले भी काउंसलर से मिलने की मेरी सलाह यह कहकर ठुकरा चुकी हैं कि आप इस भावनात्मक उथल पुथल को सहन करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत हैं और एक बोल्ड लेडी हैं। आप इसे फिर से ठुकरा सकती हैं। मैं उठ गई और अपने फार्म हाउस से विभिषा को भेजने के लिए जगाने अंदर चली गई। पिछले हफ्ते पीटीए मीटिंग हुई और मैंने विभिषा को एक खूबसूरत आदमी की बाहों में खिलखिलाते हुए पाया। बेशक यह उनके ही शारीरिक गुण थे जो विभिषा को बहुत सुंदर बनाते हैं। तभी तन्वी आई और मैंने उसे एक तरफ ले जाकर उसके खिल रहे चेहरे का कारण पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद, यह सब आपके कारण हुआ। जब आर्जव ने आपके और विभिषा के बीच उस रात हुई बातचीत के बारे में सुना तो वो काउंसलर के सामने ही आंसुओं में डूब गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे कभी भी अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ इतने खुश रह सकेंगे, खासकर तब जब उनकी माँ बच्चा गोद लेने के सख्त खिलाफ थी। वह भी एक लड़की, गोद ली हुई। हाँ, मेरे बेटे विनय को एक बहन की चाहत थी, लेकिन विनय की मृत्यु के बाद, जो बालकनी से फिसल गया था और जिसके लिए आर्जव ने मुझे जिम्मेदार ठहराया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम फिर से कभी एक हो पाएंगे। लेकिन आपका धन्यवाद कि यह सब हो सका। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, भूल जाओ सब और शीघ्र ही एक और के लिए मिठाई खिलाओ। ओह नहीं, अब यह संभव नहीं है। मेरे दोनों ट्यूब हटा दिए गए हैं, लेकिन यह अच्छा है, वरना मेरे परिवार में ऐसी सुंदर परी नहीं आती। एक बार फिर से धन्यवाद। मैं अपने फार्म हाउस के ड्राइंग रूम में बैठी कॉफी पी रही हूँ और खिड़की से बाहर देखती हूँ कि सपना उछलती कूदती अपने माता पिता के साथ इस ओर आ रही है। शायद वे भी अपने जीवन के उथल पुथल में आई शांति के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।